नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। मशहूर कवि अदम गोंडवी की कविता की ये लाइनें हर दौर में मजदूरों का दर्द बयां करती हैं। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इस मौके पर राजनीति में मजदूरों की बढ़ती बदहाली पर बात करेंगे। लॉकडाउन में गरीबों मजदूरों के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लॉकडाउन के कारण देश में ज्यादातर फैक्ट्रियां, कंपनियां, दफ्तर बंद हैं। बदहाली की गठरी सिर पर लादे भूखे पेट, खाली जेब, पैदल घरों को निकल पड़े मजदूरों की बेहद तकलीफदेह तस्वीरें हमारे सामने हैं। लॉकडाउन के सबसे ज्यादा प्रभावित वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने लिखा था, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि पूरी दुनिया की बजाय मजदूरों को आज तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई हैं। सवाल यह भी कि केंद्र सरकार ने गरीबों मजदूरों को अब तक ठोस मदद क्यों नहीं पहुंचाई। शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार के रुख में इतनी बेरुखी क्यों नजर आती है। सरकार के तमाम दावों और इंतजामों के बावजूद प्रवासी मजदूर क्यों अपने घरों की तरफ लौटना चाहते हैं। और बड़ा सवाल ये कि इन मजदूरों के हक की लड़ाई में आज की तारीख में ट्रेड यूनियन कहां खड़ी नजर आती है। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीटू के नेशनल सेक्रेटरी एआर सिंधु जुड़ रहे हैं, इंटेक के नेशनल सेक्रेटरी संजय गाबा जुड़ रहे हैं, बीएमएस के सेक्रेटरी और पीएसईएनसी के इंचार्ज गिरीश आर्या जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी। चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आपको प्रवासी मजदूरों की आप बीती सुनवाते हैं। जो हम लोग खुद अपने घर में जानवरों की तरफ बैठे हुए हैं, ना हम किसी को कह सकते ना किसी को सुना सकते। सुनाए तो सुनाए कैसे, बाहर निकलेंगे तो लॉकडाउन है, घर में परेशान हो रहे हैं। कोई हमारा पड़ोसी साथ नहीं देने वाला, क्योंकि वो हमें दे देगा तो वो क्या खाएंगे। 100 ग्राम चावल दाल तक नहीं मिला है। हम लोग जिस मकान में रहते हैं, अपने पास जो भी पैसे वैसे खा पी लिए, अब रोडों पे भटक रहे हैं। 600 किलोमीटर क्यों से चल के आते। अगर हमारा सरकार ये व्यवस्था करती तो हम लोग इतना तड़प के धूप में या गोड़ में छाला नहीं पड़ता हम लोग को। मेरे को नहीं लग रहा है सर कोई सरकार व्यवस्था कर रही है। हम लोग 5 दिन से पैदल चल रहे हैं। सरकार बोली थी, हेल्पलाइन नंबर दी थी, हम लोग 10 बार लगाए, उसको कोई भी जवाब नहीं है, केवल व्यस्त बता रहा है। हम लोग इतना आदमी यूपी के हैं, कुछ मालूम नहीं है क्या सरकार कर रही है। हम लोग को नहीं लग रहा है कि सरकार व्यवस्था कर रही है। तो आपने सुना मजदूरों को जो सरकार से कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं कि आप हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। ये उनकी आप बीती थी, ये उनकी दर्दनाक तस्वीरें आपने देखी हैं। खैर, उनका पक्ष जानने के लिए, यानी कि सरकार क्या कहती है, हमारे साथ जुड़ेंगे हरिहर जी। लेकिन उससे पहले क्या कि सरकार प्रशासन पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन, जिनके पास जिम्मेदारी है इन मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी सवाल उठता है। तो सबसे पहले गिरीश आर्या जी, आपसे मेरा सवाल है, 1886 से इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जा रहा है। लगभग 133 साल हो गए हैं। जिन उद्देश्यों के साथ, जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो उम्मीदें पूरी हो गई हैं? सबसे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से और अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सभी देशवासियों को, सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। जो आपने प्रश्न खड़ा किया है, ये आज की परिस्थिति कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। हम एक असाधारण परिस्थिति में हैं और विश्वव्यापी एक महामारी से गुजर रहे हैं। बात है कि इतने वर्षों से मजदूरों की हालत में सुधार नहीं आया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उसके लिए जो व्यवस्था वर्तमान है, केवल और केवल वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ईसा और मूसा। जैसे ईसा और मूसा जैसे ही
साम्यवाद और पूंजीवाद, ये दोनों सगे हैं, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं जी। एक दूसरे से लड़ते लड़ते ये जो है इनकी लड़ाई है, एक की सत्ता की लड़ाई है, एक की पूंजी की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। जी। अभी इससे निकलने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में जो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय चिंतन था, उसके तहत एक थर्ड वे, तीसरा विकल्प को निकल पड़ेगा साम्यवादी और सर, पूंजीवादी। लेकिन ये तो दशकों से लड़ाई चल रही है ना, उसके बावजूद भी मैं नहीं कह स्थिति रहा हूं, क्यों नहीं बदलती है? सवाल ये है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाए हैं? ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे को सबको मौका देना है सर। यार सिंधु जी के पास हम चलते हैं। सिंधु जी, ये बताइए, 70 साल से ज्यादा हमारी आजादी के भी हो चुके हैं, लेकिन आप जमीन पर देखते हैं तो कुछ खास बदलाव तो मजदूरों की स्थिति में दिखता नहीं है। तो वजह क्या है? क्या लक्ष्य से हम भटक गए हैं, या एक जो मे डे है, इंटरनेशनल लेबर डे है, उसको सिर्फ शुभकामनाएं देकर एक रिचुअल की तरह मनाकर खाना पूर्ति की जा रही है, और यही वजह है कि कोई खास बदलाव नहीं आ पाया मजदूरों की स्थिति में? देखिए, अभी मैं शुरू करना चाहती हूँ कि आज की परिस्थिति से, जो आपने चर्चा में शुरू किया है, आज की परिस्थिति में भारत के अंदर ये जो हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, कि ये जो मेजोरिटी है, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, कि हमारे जो है 93% से ज्यादा, तो वो आज भूखे है, आज खाने को नहीं है। भूखमरी से जो है, जितना कोविड से मारा गया है उससे भी ज्यादा लोग भूखमरी से मृत्यु हो रहा है, और जो अपने घर के लिए निकल पड़ रहे हैं। 12 साल की बच्ची जो घर के 11 किलोमीटर के पहले अपना दम तोड़ रहा है, ये स्थिति है। तो इसका जिम्मेदारी को हमें फिक्स करना है। कौन आज के दिन में जो ये मजदूर है, ये कोविड से लड़ने वाले, जो वो और वही मजदूर है जो, लेकिन जिम्मेदारी को फिक्स करेगा कौन? ये इसकी जिम्मेदारी, इसके लिए तो सरकार है। ये सरकार के पास में साधन है, अनाज है, कि वो अपनी गोदाम में, और वो अनाज बांटने में अभी जो है 35 दिन हो गया है, वो कामयाब क्यों नहीं है? हम तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा करा जाएगा, सरकार अपना जवाब भी देगी, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया, आपने क्या इन मजदूरों की आवाज सरकार तक पहुंचाई? मैं अब संजय गावा जी को भी जोड़ना चाहूंगी। संजय गावा जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आऊंगी। सिंधु जी, ये बताइए सर, लगभग 100 सालों से तो हमारा देश भी बना रहा है ना इंटरनेशनल डे, लेबर डे, मे डे जिसे कहा जाता है। 1923 से की इससे शुरुआत हुई थी, तो इतने सालों में मजदूरों की हालत में बदलाव क्यों नहीं आया है? आज भी सक्षम तो छोड़िए मजदूरों को बनाना, मूलभूत सुविधा उनके पास नहीं है। आप देख रहे हैं भुखमरी के हालत पर खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आज 1 मई पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन स्थिति ये है कि आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मजदूर दिवस जो है, आज ये मजदूरों के लिए मजबूर दिवस हो गया है। अब आपने बोला है मजदूरों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। मजदूरों की स्थिति में ये परिवर्तन आया कि डे बाय डे जो उनके लिए जिस भी गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन उनकी स्थिति ये नहीं है कि वो एक हफ्ता भी अपना, आज की डेट में हमारा 95% के तकरीबन असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते का भी खर्चा उनकी जेब में होता है। और भारत को बनाने वाले यही हैं, सड़कें ये बनाते हैं, मकान ये बनाते हैं, घर ये बनाते हैं, रेल पटरी ये डालते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का 50% पैसा इनकी जेब से आता है जी। लेकिन इनका जो भी आमदन का जरिया 4 घंटे में सरकार ने खत्म कर दिया। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री जी आए, आज रात को 12 बजे से हम लॉकडाउन कर रहे हैं। आज की डेट में करोड़ों करोड़ों मजदूर जो बिल्कुल एक जगह लॉक हो गया है, उसकी जिम्मेदारी, वो कम से कम अपना गुजारा कर रहा था, ऑटो चला के, रिक्शा चला के, रेडी पटरी लगा के, खेत में मजदूरी करके, होटल में काम करके, जो अपना वो 2 रोटी खा रहा था या थोड़े पैसे वो घर बेच के अपना गुजार रहा था, उसकी जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी कि उसमें सरकार की सरासर गलती रही है। ठीक है। हरिहर रघुवंशी जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने सुना यहाँ पर तमाम जो हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है, उनका यही कहना है कि सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है इन मजदूरों को सक्षम करने की, इनके बारे में सोचने की। आप तो इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव मजदूरों के लिए हो चुके हैं कि जब लॉकडाउन करते हैं तो ये नहीं सोचते कि उन पर क्या बीतेगी, और उसका असर हमने तस्वीरों में देखा। चाहे मुंबई की सड़कें हों, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों, हज़ारों किलोमीटर 12 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अपने परिवार के साथ साथ चल पड़े हैं।
किसी भी देश का मजदूर उस देश की ताकत होती है और उस ताकत को हम लोग सलाम करते हैं। सरकार ने ये सही, आपने जो सवाल उठाया है सही है कि सैकड़ों साल हो गए, मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद लगातार मजदूरों की स्थिति में सुधार आया है। चाहे आप उज्ज्वला योजना को ले लो, चाहे आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ले लो, चाहे 80 करोड़ परिवारों को ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से जोड़ने की बात ले लो, चाहे लोगों के यहाँ अनाज नहीं है, क्या वो बनाएंगे सर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आज आप देखो, पहली बार ऐसा हुआ 13 करोड़ 62 लाख लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं और पिछले महीने 4,431 करोड़ रुपए उनको जारी हो गए। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये सही है कि आज जो स्थिति है एक विशेष परिस्थिति से देश गुजर रहा है। शुरू की थी मनरेगा तो सर कांग्रेस के टाइम की है, उसको मजबूत बनाने के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए सर, मनरेगा को लेकर आप ये कह रहे हैं, अभी आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। अब आप ये मुझे बताइए, राजस्थान से सर आप पहले आंकड़े सुन लीजिए, उसके बाद मुझे जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगी। सर 11 लाख लोग सर हर रोज लाखों लोग मनरेगा के तहत अपना आवेदन कर रहे हैं। 11 लाख लोग मनरेगा में आवेदन कर चुके हैं, सिर्फ राजस्थान का ये आंकड़ा बता रही हूँ। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मनरेगा पर बोझ पड़ रहा है, तो उसके बजट के लिए आपने क्या किया ये बताइए। सरकार से राहत मिल रही है मजदूरों को, मनरेगा के तहत सरकार से राहत मजदूरों को मिल रही है। 13 करोड़ 62 लाख लोग अभी मनरेगा से जुड़ चुके हैं, सरकार लगातार राहत दे रही है। सर किस तरह से? जो आप कहना, राज्य सरकारें तो कह रही है ना कि आप दीजिए बजट, जो जिस सवाल को 182 से 202 रुपए सर बढ़ा दिए, सिर्फ ये मदद आपने की है? नहीं, जो आप कह रही, देखो आज सवाल ये नहीं है कि मजदूरों की स्थिति पिछले 100 सालों से आज कहां है। सवाल ये है कि आज की सरकार कितना चिंतित है मजदूरों की स्थिति को लेकर के। और वही चिंता की तो मैं बात कर रही हूँ। आपने मनरेगा का जिक्र किया, आप मुझे मनरेगा पे आंसर दे दीजिए। नहीं आप मुझे ये बताइए सर, राजस्थान सरकार कह रही है मनरेगा पर बोझ बढ़ गया है, आप बजट बढ़ाइए, हमें हेल्प कीजिए, हमें फंड दीजिए। आपने क्या किया सर बताइए? हम मनरेगा पे भी आ रहे हैं। 4,431 करोड़ रुपए पिछले ही मंथ सरकार ने रिलीज कर दिया मनरेगा के लिए। और जिस बात की आप यहाँ चर्चा कर रही हैं, आज देश विशेष परिस्थिति से जुड़ा हुआ है और उसमें हर अमीर है, गरीब है, हर आदमी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। तमाम राज्य सरकारें जो हैं अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को अलग अलग जगहों से ले जा रही हैं। लेकिन सरकार की चिंता यह है कि मजदूर भूखा है, लेकिन मजदूर मनरेगा से जुड़े मजदूर अपने और उससे संजय गावा जी कुछ कहना चाह रहे, मैं उनके पास आऊंगी उससे पहले, लेकिन सिंधु जी आपके पास मैं जाना चाहूंगी। 70 सालों में अगर मजदूरों की मैम हालत नहीं बिगड़ी है, तो ये बताइए कि लेबर के अधिकारों के लिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए आवाज उठाएं, तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को जिम्मेदार ठहरा देना ये काफी है या खुद के अंदर झांकना भी जरूरी है? देखिए अभी जो है ये लॉकडाउन के ये इतने दिन के बाद में पहले दिन में मजदूर संगठनों से डिस्कशन हो रहा है, ना कोई सरकार ने अभी तक कोई मजदूर संगठन, यहाँ पे ट्राइपार्टीजन चल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं और हमारी तरफ से 24 तारीख को ही प्रधानमंत्री को लिखा गया है, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने मिलके एक साथ में क्या क्या करना चाहिए सरकार को लिखा है, उसमें एक भी कदम नहीं उठाया। बोला है ये मनरेगा का बात यहाँ उठाया, मैं बताना चाहती हूँ ये 4,400 करोड़ रुपया जो दिया है, 11,000 करोड़ जो पिछला बकाया है उसी में से सिर्फ 4,000 करोड़ दिया है। तो अभी जो देने का जो बाकी है वो भी तक दिया नहीं है। और सेम टाइम जो है 68,000 करोड़ रुपया जो है, इसमें से 4,000 करोड़ रुपया सिर्फ ये मेहुल चोस्की का और इसको नीरव मोदी को दिया है। तो यही है देश का हालत और हम अपनी तरफ से राहत भी दे रहे हैं। जो आज के दिन दिल्ली के अंदर ही, ओनली दिल्ली में ही हम कम से कम 15,000 मजदूरों को खाना दिलाया है। होगा यहाँ पर आ रहा हूँ, सिंधु जी लगा रही है कि अमीरों की सरकार है ये मजदूरों और गरीबों की सरकार नहीं है, जो आप दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल नहीं है, ये सरकार कोई गरीब के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जी हरिहर जी की भी योजना चल रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है, सभी राज्य सरकारों से भी बात चल रही है। ठीक है संजय गावा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप अपनी बात तो जोड़िएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। पॉलिटिकल क्लास
जिम्मेदार है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी की मैं बात करती हूँ सर, आप देख रहे हैं लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर मजदूर जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, भुखमरी के कगार पर वो पहुंच चुके हैं। तो आप ये बताइए कि अगर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी घर में बैठकर धरना दे सकती है तो इस तरीके का विरोध आप क्यों नहीं कर सकते सरकार की नीतियों के खिलाफ, ताकि आवाज बुलंद हो सके उन मजदूरों की? मैं आपको दो बातें हैं, दोनों बातों का विस्तार से जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं मनरेगा की, हमारे साथी ने अभी बहुत अच्छी बात कही मनरेगा की। हमारे प्रधानमंत्री ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, आते ही संसद में भाषण दिया था कि मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बहुत जिम्मेदारी से चैलेंज करता हूं कि आप ये स्कीम बंद कीजिए, इसकी दुर्गति देख लीजिए। अगर आज मजदूरों को कोई बचाएगा, अगर आज मजदूरों को गरीबी से कोई निकालेगा तो वो यही स्कीम निकालेगी। ये वो स्कीम है। आप आज मेरी बात मान के देखिए, आप वर्ल्ड बैंक की साइट पर जाइए। वर्ल्ड बैंक इसको पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन स्कीम बोलता है, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर बहुत लोग वापस आए थे। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को और बीएमएस को चैलेंज करता हूं, मनरेगा को छोड़ के आज की डेट में इकोनॉमी बूस्टअप भी नहीं कर सकते हैं। आज अभी साथी ने बोला कि 4000 करोड़ रुपया दे दिया, कोई एहसान नहीं किया। अभी हमारी बहन ने जो बोला कि अभी आप पिछला पैसा नहीं दिया आपने, मनरेगा वर्कर को 4-4, 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं 4000 करोड़ रुपया दे दिया? एक बात। दूसरी बात आपने बोली कि बीजेपी ममता जी का विरोध कर रही है या इस तरीके से पॉलिटिकल जिम्मेदारी क्या है, उसका जवाब मैं देता हूं। बीजेपी ममता जी का विरोध कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए। हम काम करते हैं वर्कर के पेट में खाना जाए, वर्कर को कपड़ा मिले, वर्कर को इज्जत से एक मुझे बात पूरी करने दिए, इज्जत से सिर ढकने की जगह मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले। उसके लिए हमें किसी का भी विरोध करना पड़े हम करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो जो सर विरोध कहाँ हो रहा है, सवाल तो यही है, विरोध हुआ कहाँ सर? आप लोगों ने क्या प्रेशर बिल्डअप किया? हमें तो ये 30-35 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन के, हमें तो एक बार भी नहीं दिखा कि आप लोगों की तरफ से कोई नीति वहां पर मजदूरों के लिए बनाई गई हो, सरकार से बातचीत की गई हो। सिंधु जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर दूसरे देशों के मुकाबले हम कंपेयर करते हैं, उन्हें कितने अधिकार मिले हैं वहां के मजदूरों को, और उसके कंपेयर में हमारे मजदूरों की स्थिति क्या है? देखिए, बात यही है कि अभी सारी दुनिया में ज्यादा ये जो मजदूरों का अधिकार पे हमला हो रहा है, जैसे इंडिया में भी हो रहा है। ये जो है 134 इयर्स बैक हमारे जो 8 घंटे का जो काम का अधिकार है उसी पे ही हमला है, और पूरा दुनिया में भी इसी श्रम कानूनों के ऊपर इसमें हमला हो रहा है। ये न्यूनतम वेतन को ही देखो, बहुत सारे देशों में तो ये आंदोलन को चलते हुए बहुत सारे अधिकार तो मिला है, और हमारे इधर में भी संगठित क्षेत्र में जो कुछ कानून थे जिसमें आपको न्यूनतम वेतन देना चाहिए, ये सारा तो है। लेकिन अभी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि इंडिया में असंगठित क्षेत्र में जहाँ पे श्रम कानून लागू नहीं है वहां का हालत एक है, लेकिन जो कानूनी है वो कानूनी खटा रहे। अभी जो आज के दिन हम जब ये बात कर रहे हैं 8 घंटे का काम जिसको लेके ये मई दिवस है, ये 8 घंटे का काम 5 स्टेट्स में उसको खटा दिया है और 12 घंटे का काम को लागू किया। जहां लॉकडाउन खुला भी नहीं है उससे पहले ही 12 घंटे का काम लगा दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक टिप्पणी लेना चाहेंगे, बहुत देर से वो वेट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हरिहर जी आप जवाब दीजिए। सीताराम येचुरी जी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में ऐसा होने लगा है कि मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, तो क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? देखिए, केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को ये मजबूर नहीं करती कि आप कितना घंटे काम लीजिए, कितने घंटे मन लीजिए। कई सारी चीजें राज्य सरकार का विशेषाधिकार होती है। श्रम कानून कई राज्यों के भी अपने होते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार गलत तरीके से मजदूरों को परेशान करती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको देखने के लिए केंद्र सरकार बैठी हुई है। मजदूरों के हितों को हमेशा उसके लिए चिंतित है। ठीक है, गिरीश आर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम, आज हम जिस परिस्थिति में बैठे हैं, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये समझ नहीं आता कि ये अभी काम कहीं चल नहीं रहा है, लॉकडाउन में है, 12 घंटे का काम कहाँ शुरू हो गया, ये कहाँ से निकाल कर ले आए? इतने बड़े नेता जो है इतनी बड़ी बात कहाँ से निकाल के ले आए, मेरी समझ से बाहर है। दूसरी चीज ये है कि ये जो समय है ये विषम परिस्थिति है। इस समय जो है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से मांग उठी थी सप्लाई चेन को मेंटेन करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि मजदूरों से ज्यादा घंटे काम लिया जाए। जरा मेरे दोनों साथी जो बैठे हैं जी, केरल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार है,
और उसने अध्यादेश ला करके 1 महीने की सैलरी का जो है अध्यादेश पास करा लिया। इनमें से किसी ने आवाज नहीं लगाई, अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, केवल जो है जो कम्युनिस्ट स्टेट है उसमें हुआ है। तो ये जो चीज है, ये लॉकडाउन, इसकी जो है हम भर्त्सना कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि हमको जीवन पहले है या बाकी चीजें पहले हैं। ये लॉकडाउन, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, इटली और अमेरिका, इन दोनों को जरा देख लीजिए। नहीं आर्या जी, लेकिन जीवन के लिए खाना भी तो जरूरी है सर। उनके पास अनाज नहीं है सर। मैं एक सर्वे आपको बताती हूँ, नहीं मैं आपको सर्वे बताती हूँ, आप सुन लीजिएगा। स्वान एक एनजीओ है, उसने सर्वे दिया है सर। उनका क्या कहना है जरा सुनिए। लॉकडाउन में फंसे जो प्रवासी मजदूर हैं, 89% मजदूरों के पास वेतन नहीं है और 96% सरकारी राशन में भी महरूम है, भुखमरी के वो कगार पर है सर। ये सर्वे है। अब ये बताइए आप यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ डेली 2 करोड़ लोगों को बाकी गाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गाबा जी ये मुझे बताइए, अब चूंकि सरकार अगर कहती है कि हम सेंसिटिव हैं, हमारे लॉज स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और ये भी देखा गया है कि कोई भी सर मैं आपके पास आऊंगी, वक्त मेरे पास कब है, तबाही कोई भी आती है तो उसमें मजदूर और कहीं ना कहीं गरीब ही पिसता है। इसके लिए क्या वो तरीका आप ढूंढते हैं, किस तरीके से लेबर पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए? आप अपनी बात रखिए सर। मैं पहले अपने बीएमएस के साथी की बात का जवाब देता हूं। अभी केरला के अध्यादेश की बात हुई, हमने विरोध किया, हम विरोध करते हैं। इसके साथ पंजाब में 8 घंटे की जगह 12 घंटे किया। आपकी तरह नहीं है कि आपकी सरकार होगी आप विरोध नहीं करेंगे। हम पंजाब में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट और मजदूर के लिए हम विरोध करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। इसके साथ ये बीएमएस जो हिंदुस्तान में लेबर कानून चेंज हो रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सारी ट्रेड यूनियन उसके खिलाफ रहती है। ये उस पर साइन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। गाबा जी बात पूरी करें। ये बीएमएस जो अभी साथी हमारी बात कर रहे हैं, भारत में जितने भी श्रम कानून बदले जा रहे हैं जबरदस्ती, उसमें इनका पूरा हाथ है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये लोग लेके आए, इन लोगों का पूरा सहयोग रहा। ये हमें नहीं सिखाएं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट है, जहां हम इन तक विरोध कर रहे हैं वहां पे अगर कहीं गलती हो रही है। एक बात। दूसरी बात, ये साथी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का खाना बट रहा है या ये खाना बांट रहे हैं। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करता हूं, अगर आज की डेट में भारत में आम आदमी, चैरिटेबल संस्थाएं, गुरुद्वारे 4 घंटे के लिए भी खाना बंद कर दें, अगर खाना बांटना बंद कर दें, ये आपके यहाँ लूट मच जाएगी। लोग आपके घरों में घुस के खाना लूटेंगे। ये बदहाली कर रखी है। ये बिल्कुल सरकार का फेलियर है कि आम आदमी को 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। अनाज के अनाज गोदाम भरे हुए हैं, ऐलान किया गया था जिसमें ज्यादातर जो पॉलिसीज थी पाइपलाइन में थी। सर मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पास वक्त कम है इसलिए सबके पास जाना है मुझे। क्या वो आप मानती हैं काफी है? और दूसरा ये कि मुझे आज की स्थिति भी ये बताइए, वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट जो पेइंग कैपेसिटी होती है, कंपनी के ओनर को जो इंश्योरेंस, ईपीएफ, पेंशन देना होता है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ये जो व्यवस्था है, इनमें इन अधिकारियों तक कहाँ तक हासिल है मजदूरों को, और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी जो बात हुआ है कि ये अभी जो हमारी अधिकार की जो नया तो कुछ नहीं दे रहे, जो घोषणा हुआ है वो एकदम काफी नहीं है, बिल्कुल ये कम है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जवाब दे कि ये जो मजदूरों का या एम्प्लॉइज का जो है डीए में कटौती किया है सरकार, लेकिन वेल्थ टैक्स भी कम कर दिया। और जो पूरे जाने माने अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, अगर 4% तक का भी अगर टैक्स लगा देंगे तो ये सारी जनता को 7,500 रुपया पर मंथ जो है 3 महीने के लिए दे दे और 6 महीने के रेशन दे सकते हैं। वो नहीं कर रहे हैं और जो है इधर में आक्रमण कर रहे हैं। केरल का सरकार का बात है तो क्या सोचा हुआ है आपने मजदूरों के लिए बताइए, चूंकि लॉकडाउन तो देखिए लंबा चल रहा है। अब संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। अमेरिका का एग्जाम्पल है, स्पेन का एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी दी है, बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपने सिर्फ जनधन खाते में 500 रुपए दिए हैं। क्या वो काफी है? 40 करोड़ की जनता बीपीएल में शामिल होने वाली है, आईएलओ की रिपोर्ट है। इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? पिछले 60 सालों से मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। मोदी सरकार आने के बाद मजदूरों की स्थिति बेहतर हुई है और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से ये डेटा मांगा है कि आपके यहाँ कितने मजदूर लिस्टेड हैं, उनके लिए पॉलिसी बना करके उनको राहत देने का काम
केंद्र सरकार करने जा रही सर है। 60 साल के लिए दूसरी- कब तक आप गाते रहेंगे? आप अपने बारे में भी बताइए ना कि ये 6 साल जो मोदी सरकार के हैं, वाजपेयी के 6 साल थे, उसमें क्या हुआ सर? और 3 साल आप दूसरे राज्यों के साथ भी सम्मिलित तौर पर रहे, तो उसमें आपने क्या किया? ये तो बहुत आसान होता है दूसरे को सर बोलना। नहीं, आसान नहीं होता। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 बाई 1 करके आप देख लो, तमाम सारी योजनाओं को मजदूरों के फेवर में लागू किया, और जहां भी मजदूरों के हितों का किसी भी राज्य सरकार ने हनन किया, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने वाली बात है। मजदूरों के लिए आज सर, आप देखो सर कि मजदूरों ग्रामीण की आपने बाइट सुनी थी ना इकोनॉमी सर, मजदूरों की ग्रामीण बाइट सुनी इकोनॉमी थी, को आप तो उनको घर भी जाने मजबूत नहीं दे करने रहे के लिए थे। अब जब दबाव बना सूरत में, वो लोग संघर्ष करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, तब आप ये फैसला लेते हैं कि भाई बसों के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो सर इसमें खुद आपको सोचना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो कितनी हमने मजबूत संघर्ष में कोई centered फैसला हैं, या दबाव में कितनी कोई फैसला sensitive नहीं है लिया। सर। आप इस चलिए, चीज मेरे को पास समझो वक्त कि की कमी लॉकडाउन है। के दौरान भी मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ सर आपको रोकना पड़ेगा। गाबा जी, आपको भी वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।